10वीं के स्टूडेंट्स लोगों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम यहाँ कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड पाठ्यक्रम में गणित विषय के लिए समांतर श्रेणी इस टॉपिक पर यहाँ कुछ सवाल को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। मैं सीधा बिना समय को वेस्ट किए, बिना टाइम को वेस्ट किए आप लोगों के पास में आ रहा हूँ और इसको समझा रहा हूँ। ये उदाहरण नंबर 7 है आपके पाठ्यक्रम का, गणित की पुस्तक का। प्रश्न अपन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। देखिए 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। ठीक है, तो इस श्रेणी का हमको जो है वो 29वां पद जो है वो निकालना है। ठीक है, अब इसका हल अपन देखते हैं क्या है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। ठीक है, और सार्व अंतर जो है वो आपका d है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं वो d है। ठीक है, अब तीसरा पद जो है वो आपका दिया गया है प्रश्न में, वो यहाँ पे दिया है। देखिए प्रश्न में चलते अपन, ये दिया है 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपका तीसरा पद 12, मतलब कि a3 बराबर 12। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि A3 का मतलब होता है कि तीसरा पद। तो इससे पहले मैंने जो इसका वीडियो बनाया है समांतर श्रेणी के संबंध में, उसमें आप लोगों को बताया था कि श्रेणी का अपन nवां पद कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिखा है पेंसिल से, है ना, आप इसकी तरफ में ध्यान देंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया है। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रही बात। ये पद का अपना nवां पद का जो सूत्र है, इससे हमने ये तीसरा पद निकाला है A3, तो वो हो जाएगा a। और चूंकि n की जगह में तीसरा पद अपन ले रहे हैं तो n की जगह में अपन ने 3 रखा, ऋण 1 इंटू डी बराबर 12, a प्लस 3-1 2d हुआ इज इक्वल टू 12। ये हो गया आपका समीकरण क्रमांक 1। ठीक है, अब आगे में जो है वो है दिया गया है प्रश्न में कि अंतिम पद मतलब कि 50वां पद, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है श्रेणी में कितने पद है, 50 पद है। तो श्रेणी में जब 50 पद है तो अंतिम पद 50वां ही होगा। ठीक है ना, तो 50वां पद मतलब कि A50 इज इक्वल टू 106, ये दिया हुआ है आपके पास में। फिर अपन ने nवां सूत्र वाला जो है यहाँ पे मैंने अभी जो बताया ये है ना, उसको बताया गया है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसके अंतर्गत a 50 में अपन ने मान रखा, तो a प्लस 50 मतलब n की जगह में 50 रखा, ऋण 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। ठीक है ना, तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये हो गया समीकरण क्रमांक हमारे पास में 2। तो ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण क्रमांक 1। अब क्या करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास में a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, और समीकरण क्रमांक a है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब अपन ने क्या किया है, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाया है, तो नीचे में समीकरण नंबर 1 के जितने भी पद है उसके चिन्ह हमने बदल दिए। तो यहाँ पे जो था ये धन था, तो ये आपका ऋण हो गया। ठीक है ना, ये जो धन है ये घट के यहाँ पे ऋण हो गया, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब धन है वो ऋण हो गया, यहाँ पे भी वैसे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी ऋण हो गया। ठीक है, तो अपना क्या हुआ कि a धन और a ऋण ये आपका कट गया। ठीक है, 49 माइनस 2d इज इक्वल टू 47d, और 106 ऋण 12 मतलब 106 माइनस 12 ये हो गया 94। ठीक है, अब हमारे पास में देखेंगे कि यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 94/47। 47 से अपन ने भाग दिया, 47 से कम 47, 47 दूनी आपका कितना आया, 47 दूनी जो आया अपना वो 94। तो d का मान जो आ गया यहाँ से बराबर 2। ठीक है, अब d का मान अपने को मिल गया है, तो अपन ने क्या किया, ये d के मान को समीकरण क्रमांक हमने 1 में रखा। आप देखेंगे समीकरण क्रमांक 1 कहाँ पे था हमारा, यहाँ पे था, ये है हमारा समीकरण क्रमांक 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपन ने d का मान रखा। देखिए मैं यहाँ से आपका चिन्ह लगा रहा हूँ, ये देखिए ये d का मान यहाँ से अपन ने रखा। ठीक है, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 और d का मान जो है यहाँ से अपन ने रखा है ये 2। ठीक है, इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 आ गया अपना 4
इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये हो गया अपना a प्लस a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, क्योंकि ये 4 जो है इधर आके आपका माइनस हो गया, तो a इज इक्वल टू आ गया 8। चूँकि अपने को प्रश्न जो है उसमें बता रहा है कि आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद वही हो जाएगा a29, तो a29 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, मतलब कि 29 माइनस 1 इंटू डी। a का मान यहाँ से अपने को मिल गया है 8, मतलब कि श्रेणी जो है अपने पास में वो कहाँ से शुरू होगी, उसका प्रथम पद क्या होगा, 8 होगा, मतलब श्रेणी आपकी 8 से शुरू होगी, ठीक है। तो प्रथम पद अपन ने लिखा 8, 29 ऋण 1 हो गया 28, और d की जो वैल्यू है हमको या समीकरण नंबर 3 से जो मिल रही है उस d की वैल्यू को अपन ने यहाँ पे रख दिया 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 28 दूनी 56, तो 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का जो 29वां पद है वो कितना हुआ, 64 हुआ। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है इस प्रश्न को समझ में आने में अभी तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होगी। आप लोगों ने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, जैसे मैंने समझाया है, तो आप लोगों को वैसे ही उस क्रम में आपको इस वीडियो को देखते जाना है और समझते जाना है। स्टेप बाय स्टेप को मैंने समझाने का प्रयास किया है कि श्रेणी के पदों को कैसे ला के यहाँ पे अपन ने उसको हल किया है, और अपेक्षित जो प्रश्न में पूछा गया है उसको कैसे अपन ने फाइंड किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आपने समझ लिया। अब अपन जो है ये समांतर श्रेणी से संबंधित एक और वीडियो इससे पूर्व मैंने जारी किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा। तो आप लोग जो है उस वीडियो के लिंक से उस वीडियो को उस लिंक से जाकर देखेंगे तो इसका जो बेसिक जानकारी है, जिसके आधार पर ये प्रश्न अपने आगे बने हैं, एनवा पद कैसे निकालना, क्या निकालना है, वो वहाँ से आप समझ सकते हैं, ताकि आपको इससे संबंधित जो है उस प्रश्न को बनाने में कठिनाई न हो और ये आपके लिए इसका ये लाभकारी हो, ठीक है ना। एक्चुअल में ये जो वीडियो बनाने का मुख्य मेरा उद्देश्य वही है कि आपको 10वीं बोर्ड की जो सीजी बोर्ड का जो 10वीं की परीक्षा होगी उसमें बीज गणित से संबंधित जो प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो बीज गणित के अंतर्गत समांतर श्रेणी ये पार्ट भी होता है, हम सब लोग जानते हैं, और उसके 20 अंक जो है नई जो शिक्षा अभी अपनी नीति है उसके अंतर्गत 20 नंबर का प्रश्न आपको आने वाले हैं, और इससे संबंधित एक प्रश्न इस चैप्टर से 6 नंबर का लॉन्ग आंसर में भी आता है। तो आपको बेसिक जो जानकारी है इसका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाइए और इसको समझते हुए बनाने का प्रयास कीजिए। जिसे समझ में नहीं आता है वो नीचे में मुझे कमेंट्स में भी लिख कर पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को उसको समझाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। आप इस वीडियो का लाभ उठाइए और टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिए, समझकर बनाइए, ताकि आपको परीक्षा में इससे संबंधित इस प्रकार का इस विधि पर आधारित किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपका जो फंडा है, आपका जो जानकारी है वो क्लियर हो। ये मेरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य वही है कि आपको संबंधित जो टॉपिक है उससे संबंधित आप प्रश्नों को बनाने को आप सीख सके, कि उसको हल करने की विधि सीख सके। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि प्रश्न आपको किसी भी प्रकार से आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। ये मुख्य मेरा उद्देश्य है। तो परीक्षा की तैयारी आप जरूर करिए, और परीक्षा की तैयारी करने के उद्देश्य से ही आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं इसको आप ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे और आपको समझ में आएगा। अत्यंत सरल ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे, ऐसा मैं आपसे आशा रखता हूँ। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लीजिए, ठीक है। और मैं तो वीडियो बराबर जारी करते रहता हूँ, पसंद आए आप लोगों को तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। और मेरे चैनल को अगर पसंद नहीं आएगा तो आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। बाकी आप लोग समझदार हो, इसलिए सबको शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ। सादर नमस्कार।